हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। विषय है चित्रकला और पुस्तक का नाम है कला सेतु। जून महीने का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं और जुलाई महीने का सिलेबस करेंगे। जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में जो हमने करना है उसमें है आकृतियां एवं आकार। आज की वीडियो में हम इन 3 छोटे छोटे बिंदुओं पर बात करेंगे। उसमें सबसे पहला है आकृतियों का ज्ञान, दूसरा है आकृतियों से आकार का ज्ञान और तीसरा है आकार में आकृति की परख। आइए बुक देखते हैं और आकृतियों एवं आकार के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अब हम शुरू करते हैं कक्षा 6 की चित्रकला जिसका नाम है कला सेतु। उसका अध्याय 2 जिसका नाम है आकृतियां एवं आकार, वो आज हमने शुरू करना है। तो इसके बारे में हमने 3 बातें करनी है। पहली तो अलग अलग आकृतियों के बारे में हम बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आकृतियों से आकार कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 आकृतियों के बारे में बताया गया है। ये जो पहली आकृति है इसका नाम होता है वर्ग, ये आयत है, ये त्रिभुज है और ये वृत्त है। इन आकृतियों से अलग अलग आकार बनाए गए हैं। कैसे बनाए जाते हैं, क्या इनकी विशेषता होती है और क्या इनके नाम होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमने सीखना है वो ये है। ये चित्र है एक, इस चित्र के अंदर कौन कौन सी आकृतियां हैं वो हमने लिखनी है और इस चित्र के अंदर किन किन आकारों को हम देखेंगे वो हमने यहाँ पर लिखना है। ये काफी महत्वपूर्ण है कि किसी आकृति से आकार कैसे बनता है और किसी आकार के अंदर आकृतियां कैसे ढूंढी जाती है। अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें, जो हमने पहला अध्याय किया था जिसके अंदर हमने अलग अलग शेडिंग देखी थी, उसके अंदर ये हमने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस की थी। और इस वीडियो में मैंने बताया था कि स्ट्रोक्स के साथ साथ आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो है अलग अलग आकृतियों की, जिसके अंदर मैंने त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, इसके अलावा एक अंडाकार आकृति भी मैंने बताई थी, उसकी भी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कहा था। जब हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस प्रकार के चित्र बनाना काफी आसान हो जाता है। अगर इस चिड़िया के चित्र के अंदर हम अलग अलग आकृतियां ढूंढ लेते हैं तो ये चित्र हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो शेप आपको नजर आएगी इस तरह से, वो वृत्त के रूप में नजर आएगी। तो एक आकृति तो हम इसके अंदर वृत्त की ढूंढेंगे। इसके बाद ये जो चीजें हैं, ये अंडाकार आकृति यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो 2 आकृतियां हमने इसके अंदर ढूंढ ली है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो एक आयत के रूप में आकृति आपको नजर आएगी। बस इन तीनों आकृतियों को हमने जोड़ना है। उसके बाद हमने शेडिंग करनी है। शेडिंग की हमने प्रैक्टिस की है और इन आकृतियों की भी हमने प्रैक्टिस की है। तो इस चिड़िया के चित्र को हम आसानी से बना सकते हैं। इसलिए हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अलग अलग आकृतियों के बारे में जानें और उनसे बनने वाले आकारों के बारे में जानें। तो आज का टॉपिक हमारे लिए यही है। वीडियो में बने रहिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है ये। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की। वर्ग की विशेषता आप लोगों को पता है, चारों भुजाएं समान होती हैं और इसके चारों कोण समकोण होते हैं। इसके बाद आयत की अगर हम बात करें तो आमने सामने की भुजा समान होगी और इसके भी चारों कोण समकोण होते हैं। ये चारों कोण इसके 90 डिग्री के होंगे। त्रिभुज भी अलग अलग टाइप की होती है। तो जैसा भी हमारा यहाँ पर आकार होगा उसी के अनुसार हम त्रिभुज बनाते हैं। ये जो चित्र है इस चित्र को हम वृत्त बोलते हैं। इसके बारे में भी आप जानते होंगे और आप लोगों ने इन सभी आकृतियों की अलग अलग प्रैक्टिस भी की होगी। अब हम बात करते हैं इन आकृतियों से ये आकार कैसे बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एक बार हम इन अलग अलग आकारों के नाम जान लेते हैं, उसके बाद हम इनकी विशेषताएं और ये कैसे बनाए जाते हैं वो देखते हैं। तो ये जो आकार है इसको बोलते हैं घनाकार। घनाकार जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में 2 शब्द है, घन जमा आकार। तो इस आकार को बोलते हैं घन। इसके बाद अगला जो आकार है ये बेलन है। ये जो आकार है इसको शंकु कहा जाता है और इस आकार को बोलते हैं गोला। अब देखते हैं इन आकृतियों से ये आकार कैसे बनते हैं। सबसे पहले अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग बनाने की प्रैक्टिस आप लोगों ने जरूर की होगी। तो हम यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग एक्चुअल में ये द्विआयामी होता है, यानी कि इसके 2 ही आयाम होते हैं। आयाम की अगर मैं बात करूं तो आयाम का मतलब होता है किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से। अगर किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों चीजें हैं तो त्रिआयामी कहलाएगी। परंतु अगर उन 3 में से 2 ही हैं तो वो द्विआयामी होती है। जैसे जो वर्ग है ये द्विआयामी है क्योंकि इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो जितनी भी आकृतियां होती हैं, ये जितनी भी आकृतियां हमने देखी हैं, ये 4 आकृतियां ये द्विआयामी होती हैं। और इन आकृतियों से जिन आकारों का निर्माण किया जाता है वो त्रिआयामी होते हैं। द्विआयामी और त्रिआयामी के बारे में डिटेल में हम अगली वीडियोज में पढ़ेंगे। फिलहाल हम अपने मूल टॉपिक पर आते हैं।
कि आकृतियों से आकार कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम अगर वर्ग से देखें तो वर्ग से घन बनाया गया है, तो ये द्विआयामी है, ये त्रिआयामी है। कैसे बनता है, अगर आप डिटेल में समझने की कोशिश करो तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ माचिस का। अब इसके अंदर क्या विशेषताएं होती है, क्या हमने ध्यान रखना है वो देखो। जैसे ये भुजा और ये भुजा, इनके बीच में ये जो कोण होता है ये एक्चुअल में 90 डिग्री का कोण होता है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें, ये जो साइड वाला आयाम है, अगर ये वाला ये है तो इसके अंदर भी ये भुजा और ये भुजा, अगर यहाँ हम कोण की बात करें तो ये कोण भी 90 डिग्री का। अब इधर कोण भी 90 डिग्री का, इधर कोण भी 90 डिग्री का। परंतु जब हम इसको बनाते हैं तो ये जो बीच वाली लाइन है, अगर हम इसको कागज पे ऐसे खींचते हैं और इसके साथ अगर ये भुजा जो 90 डिग्री कोण पर है इसको खींचते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। अब अगर हम इसको भी खींचते हैं 90 डिग्री कोण पर तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी, जबकि चित्र में तो ऐसे दिखाया गया है इन दोनों को। तो अब ये क्या है उसको समझो। जब हम इसको इस तरह से देखते हैं तो ये जो भुजा है एक्चुअल में, ये अगर मैं पेंसिल को ऐसे रखूं तो ये बिल्कुल सीधी नहीं है, ये अंदर की तरफ गई हुई है यूं, और इधर से ये। तो जब हम इसका चित्र बनाते हैं तो ये तो त्रिआयामी है, ये तो अंदर की तरफ चली गई, परंतु पेज तो हमारा द्विआयामी है, पेज की तो लंबाई और चौड़ाई ही है, तो पेज की तो गहराई है ही नहीं, तो ये अंदर की तरफ कैसे जाएगी। उसका सॉल्यूशन यही है कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री का ना बनाकर हम इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे, इसी प्रकार से ये हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से बनाना है और उसके बाद शेडिंग के द्वारा हम इसको त्रिआयामी रूप दे देते हैं। तो पहली बात तो इन कोणों की हमने याद रखनी है, और जो दूसरी बात है वो है भुजाओं की। भुजाओं में क्या होता है कि वैसे तो ये चारों भुजाएं समान हैं, परंतु जब हम इसको ऐसे करते हैं तो ये जो दूरी है, जैसे एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है, जो तीनों लंबवत खड़ी है और तीनों एक दूसरे के समानांतर होंगी। इन तीनों भुजाओं की जो दूरी है हमारी आंखों से वो कम ज्यादा हो जाती है। ये बिल्कुल सामने होगी, ये थोड़ा सा दूर होगी और ये ज्यादा दूर होगी। तो दूरी के हिसाब से चीजें छोटी नजर आती है हमें, इसको बोलते हैं दृष्टिक्रम का सिद्धांत। जैसे सूरज हमारे पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा होने के बाद भी हमें छोटा सा दिखाई देता है, और आसमान में उड़ता हुआ जहाज जिसके अंदर सैकड़ों यात्री बैठते हैं वो भी हमें छोटा सा दिखाई देता है। तो इस प्रकार जितनी ऊंचाई आप इस लाइन की लोगे तो ये जो दूरी है, ये जो लाइन होगी ये इससे छोटी होगी, और ये जो लाइन होगी ये इससे भी छोटी होगी, क्योंकि ये सबसे दूर है। तो इस प्रकार से हमने इन चीजों को बनाना होता है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे, एक ये कोण और दूसरा दृष्टिक्रम का सिद्धांत। अब तीसरा फलक जो हम यहाँ बनाएंगे उसके अंदर इसके समानांतर ये लाइन होती है और इस लाइन के समानांतर ये लाइन होती है। तो यहाँ पर ये हमारा आकार कंप्लीट हो जाएगा। एक आकार और होता है जिसको घनाभ हम बोलते हैं, वो इसके अंदर नहीं दिया गया। घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, अगर किसी आकार की, जैसे ये आकार है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर ये तीनों बराबर हैं तो वो घन कहलाएगा, परंतु अगर ये तीनों बराबर नहीं है तो हम उसको घनाभ बोलते हैं, फिर हम उसको घन नहीं बोलते, वो घनाभ के अंदर आएगा। अब अगले आकार की अगर हम बात करें तो वो है बेलन। तो वो बनाया गया है आयत से, जैसे ये एक आयत है। अब इस आयत के अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर भी एक ध्यान देने की बात है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये आप देखिए, ये डिब्बा है हमारे सामने, ये बेलन के आकार का है। अगर हम इसको बिल्कुल ऊपर से देखते हैं तो ये हमें वृत्त के रूप में नजर आएगा, परंतु जो जो हम इसका ये हिस्सा देखते जाएंगे, कुछ इस तरह से करते जाएंगे, तो ये जो वृत्त है ये अंडाकार रूप लेता जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल ऊपर से देखते हैं तो बिल्कुल गोल हमें नजर आएगा। वृत्त बनाने की प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी। इसके बाद ये कुछ इस तरह से नजर आता जाएगा हमें। अगर हम कम ऊंचाई से देखते हैं तो ये हमें थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा। देखो, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल गोल है। अगर हम ऐसे करते हैं तो ये जो अंडाकार आकृति है इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी। अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे करते जाएंगे तो ये कम होती जाएगी इनके बीच की दूरी। अगर हम बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं तो ये हमें एक सीधी लाइन की तरह से नजर आएगा, कुछ इस प्रकार से। अब इस आकार को आप ध्यान से देखिए। इस आकार को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जो आकृति आपको नजर आएगी वो होगी आयत की। अब इसके अंदर क्या है, इस आकार के अंदर यहाँ पर एक उभार है।
वो उभार हमने इसके अंदर दिखाना है। प्लस अगर हम ये गोलाई भी हमें नजर आती है तो इसको भी हमने यहाँ पर दिखाना है। ऊपर वाली नजर आएगी तो नीचे वाली नजर नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। और नीचे वाली जो लाइन है ये इसकी तरह से समानांतर होती है, तो जितनी गोलाई में ये लाइन जाएगी उतनी ही गोलाई में ये लाइन जाएगी। और इस उभार को हम शेडिंग के द्वारा दर्शाते हैं। अब जब हम इसको बेलन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो बात यह होती है कि ये जो गोलाई है, जो ऊपर का वृत्त होता है, ये कितना हमें नजर आता है। तो जितना भी नजर आएगा उसके हिसाब से हमने यहाँ पर इस शेप को बनाना है। अब जिस प्रकार से ये लाइन है उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी इसी तरह से अंडाकार आकृति को बना देंगे। अब इस अंडाकार आकृति के अंदर ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये तो हम रख लेंगे, और ये जो अंदर वाली लाइन हमने लगाई है इसको हम कर देंगे साफ, और उसके बाद शेडिंग हम इसके अंदर करेंगे। तो पहले हम इन आकारों को समझ लेते हैं, फिर इनमें से किसी एक के अंदर शेडिंग करके उसकी डिटेल समझेंगे। इसके बाद ये है त्रिभुज। त्रिभुज से शंकु आकार बनाया गया है, तो इसके अंदर क्या विशेषता होती है कि इसका जो नीचे का हिस्सा होता है ये वृत्त के रूप में होता है। तो यहाँ पर सिर्फ इसी के अंदर हमने यहाँ पर अंडाकार आकृति बनानी है, और ये जो पिछला हिस्सा है ये छिप जाता है। सिर्फ अगले हिस्से को रखेंगे, इसको इरेज कर देंगे और हम फिर इसके अंदर शेडिंग करेंगे। इसके बाद अगर आपने वृत्त की प्रैक्टिस की है तो वृत्त से बनता है गोला, तो पहले इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है और फिर इसके अंदर शेडिंग करके हम इसको गोले का रूप देते हैं। अब अलग अलग चित्रों के अंदर अलग अलग आकृतियां ढूंढते हैं, ये आपने करना है पुस्तक के अंदर ही। यहाँ पर आप देख सकते हो इस चित्र के अंदर ये जो आकृति है ये वर्ग के रूप में है, तो इसको लिखोगे वर्ग। ये जो आकृतियां हैं ये दोनों ये वृत्त के रूप में है, तो वृत्त लिख देंगे हम। इसके बाद आती है ये आकृति, ये त्रिभुज के रूप में है, तो इसको त्रिभुज लिख देंगे। इसके अंदर ये जो आकृति है अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक आयत नजर आएगी। आयत से ही बेलन आकार का बनता है, तो यहाँ पर आप आयत भी आपको नजर आएगी। ये जो है ये वृत्त है, वृत्त हम लिख चुके हैं। इस चित्र के अंदर हमने अलग अलग आकारों को ढूंढना है। ये जो सबसे पहले है इसकी आकृति की अगर हम बात करें तो ये आकृति तो त्रिभुज की है, परंतु आकार है ये बेलन। ये गोला है, ये घन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी अलग अलग है, तो इसको हम बोलते हैं घनाभ। इसके बाद ये हमारा जो आकार है ये बेलन का आकार है। अब आइए एक आकार का चित्र बनाते हैं। इनमें से हम घन का चित्र बना लेते हैं, और शेडिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है वो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। हालांकि अलग अलग वीडियोज के अंदर मैं ये बताता रहता हूँ। सबसे पहले हमने हाईलाइट ढूंढना है। हर एक चित्र के अंदर आप देखोगे कि एक हाईलाइट एरिया मिलेगा जहाँ पर सबसे ज्यादा चमक होगी। जैसे इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, और इसके अंदर यहाँ है, इसके अंदर ऊपर का हिस्सा है। हाईलाइट एरिया के बाद हमने एक रिफ्लेक्शन का एरिया ढूंढना है जहां पर प्रकाश परावर्तित होके ऑब्जेक्ट से टकराता है। तो अगर इधर जमीन है तो इसका यहाँ पर आएगा, इस गोले के अंदर यहाँ पर कुछ होगा तो ये बाकी हिस्से से थोड़ा सा लाइट होगा। इसी प्रकार इसके अंदर ये नीचे का हिस्सा होगा, और घन के अंदर भी यहाँ पर ये जो एरिया होगा थोड़ा सा ऐसे इस प्रकार से ये रिफ्लेक्टेड एरिया होगा। अब हमने 4 शेडिंग करनी है, जिसके अंदर सबसे पहले लाइट, फिर डार्क, फिर और डार्क, और फिर सबसे ज्यादा डार्क। वो शेडिंग चलेगी यहाँ पर हाईलाइट एरिया से। यहाँ से अगर हम इधर चलेंगे तो पहले लाइट, फिर डार्क, फिर और डार्क, और फिर सबसे ज्यादा डार्क, उसके बाद रिफ्लेक्टेड एरिया आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर शेडिंग का यही पैटर्न है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम इनके अंदर बनाएंगे इनकी प्रैक्टिस हमने करनी है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि शेडिंग हम पहले चैप्टर के अंदर सीख चुके हैं। अब हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ इनको देखना नहीं है, सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि शेडिंग की भी यहाँ हमने प्रैक्टिस करनी है। इनको बनाकर प्रैक्टिस जरूर करें। तो आइए घन का चित्र हम बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम ये बीच वाली लाइन लगाएंगे। इसके बाद ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन इसके समानांतर होती है। तो पहले हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं। इसको हम जमीन के रूप में लेके चलेंगे, और जब ये लाइन लगाते हैं तो यहीं से हम इस लाइन को लगा लेते हैं। इसके बाद इस लाइन को लगाएंगे। ये तीनों लाइनें समानांतर होगी। अब क्योंकि ये अंदर की तरफ गई हुई होती हैं तो ये हमें कुछ दूरी पर नजर आएगी, और उस दूरी के कारण ये पॉइंट जो है ये हमने देखना होता है कि इस लाइन के कहाँ पर आएगा। अगर हम यहाँ से सीधी लाइन खींचते हैं तो इस लाइन के लगभग बीच में ये पॉइंट आता है। तो अगर हम इसको इतना रखते हैं
तो इसके बीच में हम इस पॉइंट को ले लेंगे। इसके बाद जब हम इसको बनाएंगे तो ये इसके नीचे है, यानी कि लगभग 1/3 पोर्शन पे। अब हम इनको मिला देते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि वास्तव में ये जो ऊंचाई है, जितनी ऊंचाई ये है उतनी ही ये होती है, उतनी ही ये होती है, परंतु क्योंकि ये कुछ दूरी पर है तो हमें ये छोटी नजर आएंगी। तो जितनी ऊंचाई हमने यहाँ पर ये ली है, पहले तो हम इतनी ही ऊंचाई दोनों तरफ काट लेंगे, उसके बाद हम इनको कुछ कम कर देंगे। कारण वही है कि दूर की चीजें छोटी दिखाई देती है, और उसके बाद हम इनको मिला देंगे। अब ये जो लाइन है इसके समानांतर यहाँ से लाइन जाएगी, क्योंकि ऊपर भी वर्ग होता है और उसकी आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर होती हैं, तो इसके समानांतर ये लाइन होगी और इस लाइन के समानांतर यहाँ से लाइन जाएगी। इसके अंदर भी ध्यान रखना है, जितनी बड़ी लाइन ये है उससे थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए ये, क्योंकि इससे दूर है ये। इसी प्रकार जितनी बड़ी लाइन ये है उससे थोड़ी सी छोटी ये होगी। अब घन की आकृति हम बना चुके हैं। अब हमने इसके अंदर शेडिंग करनी है। शेडिंग करते वक्त उन्हीं बातों का हमने ध्यान रखना है जो हमने बताया था। ये जो एरिया है, अगर लाइट इधर से आती है तो ये जो एरिया है ये बिल्कुल हल्का होगा, इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रकाश होगा, तो इसके अंदर हम ज्यादा डार्क शेडिंग नहीं करेंगे। शेडिंग की टेक्निक अलग अलग मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर जो मैं यूज करूंगा वो समजिंग है, क्योंकि समजिंग टेक्निक सबसे ज्यादा यूज की जाती है, तो यहाँ भी हम समजिंग करते हैं। ये जो एरिया है ये इससे थोड़ा सा डार्क होगा और ये सबसे ज्यादा डार्क होगा, तो यहाँ पर मैं डार्कनेस बढ़ा दूंगा। डार्कनेस बढ़ाने का तरीका वही है, पेंसिल का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और फिर भी अगर हमें लगता है कि डार्कनेस और बढ़ानी चाहिए तो हम एक दूसरी लेयर फिर हम उस पहली लेयर के ऊपर लगा देंगे। अब ये जो पोर्शन है ये सबसे ज्यादा डार्क होगा। और एक बात का और हमने ध्यान रखना है कि जब हम शेडिंग करते हैं तो जितने भी हमने लाइनें लगाई थी, जैसे ये लाइनें थी, इनको हमने शेडिंग के अंदर ही मिक्स करना है, अलग से नहीं दिखाना होता। जो ड्राइंग हमने की थी ये भी ध्यान रखना है कि उस ड्राइंग को खराब न होने दे। शेडिंग करते वक्त कई बार लाइनें बाहर निकल जाती है। शेडिंग की सभी टेक्निक को अपने ध्यान में रखें, उनकी प्रैक्टिस करते रहें, और जो क्राइटेरिया मैंने बताया था कि लाइट, फिर डार्क, फिर और ज्यादा डार्क, और फिर सबसे ज्यादा डार्क, हाईलाइट एरिया, रिफ्लेक्टेड एरिया, इन बातों का भी ध्यान रखें। जो एक्स्ट्रा लाइनें थी वो हम इरेज कर देंगे, और जो भी कमी हमें नजर आती है ऑब्जेक्ट के अंदर, हम एक बार उसको देखेंगे थोड़ा सा दूर रखकर ऑब्जेक्ट को, और उन कमियों को उसके बाद हम जो कमी हमें नजर आएगी उनको हम दूर करते जाएंगे। अब लास्ट में हम ऑब्जेक्ट की परछाई दिखाएंगे। ऑब्जेक्ट की परछाई दिखाते वक्त जो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल साथ लगता एरिया है परछाई का, वो सबसे ज्यादा डार्क होगा, और जो जो दूर जाएंगे वो एरिया लाइट होता जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के नजदीक पेंसिल को हम चलाते वक्त उसको डार्क चलाएंगे, यानी कि हाथ का प्रेशर बढ़ाएंगे, और जो जो दूर जाएंगे तो हाथ का प्रेशर कम करते जाएंगे। ऑब्जेक्ट की शेडिंग करने के बाद अगर आप इसको जो पुस्तक में चित्र दिया गया है इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा डार्क है, जबकि हमने इतना डार्क नहीं किया। तो अगर आपको लगता है कि और ज्यादा डार्क करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, परंतु बिल्कुल शुरू में ज्यादा डार्क न करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जल्द ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।